मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हिंदी में आपने व्याकरण का अध्ययन किया। आपकी व्याकरण की बुक का नाम मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना, और वो सरस्वती पब्लिकेशन की है। उसका नाम मैंने ग्रुप में भेज दिया था। अब आपकी टेक्स्ट बुक है जो एनसीईआरटी की है, उसका नाम है क्षितिज पार्ट 1। उसका पिक मैंने इस पे भेज दिया है, आप उसे देख लीजिए। और अब हम गद्य खंड से चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। गद्य खंड अर्थात प्रोज जिसको कहते हैं, जैसे कहानी, नाटक, निबंध आदि। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गद्य खंड स्टार्ट करने से पहले उसके लेखक का जीवन परिचय जानना आवश्यक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। तो प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा केवल बीए तक ही हो पाई। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी नहीं की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र अर्थात रिजाइन दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया अर्थात मृत्यु हो गई। और इनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास अर्थात नॉवेल हैं। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी किया। और ये साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त अर्थात सबसे ताकतवर माध्यम मानते थे। और इन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसी की अभिव्यक्ति अपने कथा साहित्य में की। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। अर्थात इनकी कहानियाँ और उपन्यास ज़्यादातर इसी पर आधारित होते हैं। इनकी कहानियों में ज़्यादातर किसानों और मजदूरों की समस्याएं और स्त्री के प्रति जो समाज में दुर्व्यवहार होता है वो, और स्वाधीनता आंदोलन में जो उस समय देश में हो रहा था उसके बारे में ज़्यादा वर्णन मिलता है। इनका हालांकि कथा साहित्य का संसार बहुत बड़ा है और उसमें केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी इन्होंने स्थान दिया है। बड़ी सी बड़ी बात को सीधी सरल भाषा में और संक्षेप में कहना इनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है और इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी के प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। अर्थात हर तरह की भाषा के शब्द इनकी भाषा में हिंदी के साथ साथ अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी भाषा के शब्द भी आए हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर 1 के बारे में आपको बताते हैं। हमारा चैप्टर 1 है दो बैलों की कथा। और दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने इस कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है।
तो स्टूडेंट्स, एक तरह से बता सकते हैं कि दो बैलों की कथा की जो कहानी है, इसमें प्रेमचंद जी ने किसानों के बारे में और पशुओं के बारे में उनके भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है कि किसान और उसके पशुओं में कितना अच्छा संबंध होता है। अगर पशुओं के साथ किसान अच्छा व्यवहार करते हैं तो पशु भी उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनके साथ जो बुरा व्यवहार करते हैं पशु भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अर्थात उसको नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं तो पशु बहुत समझदार होते हैं। साथ ही उन्होंने इस कहानी के माध्यम से, उस समय चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, तो एक संदेश भी दिया है स्वतंत्रता सेनानियों को कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह से ये कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इस कहानी में दो बैल हैं, हीरा और मोती। उनके माध्यम से प्रेमचंद जी ने स्वतंत्रता सेनानियों को यह संदेश दिया है कि जैसे बैल जो हैं तमाम परेशानियां उनके आगे आती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और अंत में आज़ाद हो जाते हैं, उसी तरह से आप भी निरंतर संघर्ष करते रहिए, एक दिन आज़ादी आपको भी मिलेगी। चूँकि उस समय हमारा देश गुलाम था, तो सीधे सीधे आज़ादी का संदेश नहीं दे सकते थे, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात इनडायरेक्टली उन्होंने ये संदेश दिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। तो कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा गया। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार गुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कहानी का फर्स्ट पैराग्राफ है। आप चाहें तो इन सब सीनों के स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें या वीडियो को सेव कर लें जब तक बुक्स आपके पास नहीं हैं। अगर बुक्स अवेलेबल हैं तो आप उससे पढ़िएगा, और जो मैं समझा रही हूँ बुक्स को सामने रखिएगा और जो समझा रही हूँ उसे सुनिएगा। तो जानवरों में, मतलब जितने जानवर हैं उसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन अर्थात बेवकूफ़ या मूर्ख गधे को ही समझा जाता है। हम अपने समाज में देखते ही हैं कि जब हमें किसी को एकदम परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना होता है तो उसके लिए हम गधे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेमचंद जी ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि गधा क्या सच में बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन के कारण उसे गधा कह दिया गया है। वो कहते हैं कि परेशान करो तो गाय भी सींग मारती है। ब्याई हुई अर्थात जिस गाय को बच्चा होने वाला हो, उस गाय को अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो वो शेरनी की तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरह कुत्ता भी किसी से नहीं बोलता है, लेकिन उसे भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, लेकिन गधे को कभी क्रोध नहीं आता है। चाहे जितना मारो, चाहे जैसा खाना दे दो, उसके चेहरे पर कभी कोई असंतोष की भावना नहीं दिखाई देती। वो सब स्थिति में खुश रहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि गधा में तो अनेक गुण हैं, और वो कहते हैं कि सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा गया। तो प्रेमचंद एक तरह से गधे में ऋषि मुनियों के गुण देखते हैं। कहते हैं कि
ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वो सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अर्थात वो कहते हैं कि गधे को उन्होंने तो कभी, उसके चेहरे पर हमेशा एक भाव रहता है, कभी उसे हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा गया है। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वो सभी उसमें अपनी चरम सीमा को पहुंच गए हैं, लेकिन आदमी है कि उसे बेवकूफ़ कहता है। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि जैसे ऋषि मुनि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थिति में एक ही रहते, चाहे उन्हें हानि हो चाहे लाभ हो, उनका व्यवहार एक ही रहता है। कभी ना तो वो क्रोध करते हैं ना अत्यधिक खुशी का प्रदर्शन करते हैं। तो उसी तरह के गुण उन्हें गधे में भी देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं इसमें वो गुण सारे ऋषि मुनियों के गुण हैं, लेकिन आदमी उसकी कदर नहीं करता, उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन वो आगे कहते हैं कि सद्गुणों का इतना अनादर उन्होंने कभी नहीं देखा। मतलब कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त तो नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों के अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं या फिर बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद इस संसार में रहने लायक हो जाते। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि सद्गुणों का इतना अनादर उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर वो दूसरे उदाहरण से इसे समझाना चाहते हैं कि शायद इस संसार के लिए सीधापन उपयोगी ही नहीं है। और वो भारतवासी उस समय अफ्रीका में जो रह रहे थे, वहाँ उनकी जो दुर्दशा हो रही थी, अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो शराब नहीं पीते थे, पैसे बचाते थे, उड़ाते नहीं थे और परिश्रम करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। अगर उन्हें कोई कुछ कहता भी था तो वो उसको बर्दाश्त कर जाते थे और फिर भी उन्हें बदनाम कहा जाता था। तो प्रेमचंद कहते हैं कि अगर वो भी जवाब देना सीख जाते, कोई अगर ईंट मारे तो उसे पत्थर से मारना, अर्थात उसका उसी के बराबर से इससे भी ज़्यादा तेज़ी से जवाब देना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाते। और जापान की मिसाल सामने है कि पहले वो एकदम नष्ट हो गया था, बाद में एक ही विजय ने संसार की सभ्य जातियों में उसे सबसे आगे खड़ा कर दिया। लेकिन वो कहते हैं कि गधे का एक छोटा भाई भी है, बैल, जो उससे कुछ कम ही गधा है, और वह बैल है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है, तो उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब कुछ लोग कहते हैं बैल, वो भी उस बेवकूफ़ के लिए बैल शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, और कुछ लोग बछिया के ताऊ का नाम भी देते हैं, और कुछ लोग उसको बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं कि बैल भी कभी कभी गुस्सा करता है, अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है, और भी कई तरीक़ों से वो अपना गुस्सा प्रकट करता है, लेकिन गधा कभी अपना क्रोध प्रकट नहीं करता है, नाराज़गी नहीं दिखाता है। अतएव बैल का स्थान गधे से नीचा है, सबसे ऊंचा उनकी दृष्टि में गधे का स्थान है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आज आपकी क्लास फिनिश होती है। आगे का पाठ हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़िए, और जो क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट करिए। स्टे होम एंड टेक